अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। तहरीकी इंसाफ की हुकूमत को अपने पहले साल के बाद ही अपना पहला बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज का सामना है, जब हजारों नहीं बल्कि लाखों बताए जा रहे हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब प्रोटेस्टर्स जो हैं वो दारुल हुकूमत की जानिब रवां हैं और अगले 1 से 2 घंटे में बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद एंटर कर जाएंगे। मौलाना साहब की क़यादत में ये काफिला इस्लामाबाद एंटर कर जाएगा। बदकिस्मती से आजादी मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही हमें तकसीम दिखाई दे रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जमातें हैं उनके मुख्तलिफ आरा भी सामने आ रही हैं और मौक़िफ़ भी सामने आ रहे हैं। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह ऐलान किया कि ट्रेन हादसे की वजह से जो धरना है वो मौखर हो गया है, मगर ANP ने इसकी नफ़ी की। इसकी गफूर साहब ने भी, JUIFA के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी नफ़ी की। मौलाना साहब ने भी वो यहाँ पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा हम अभी भी जो है अपने स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे। राहबर कमेटी बनाई क्यों है, असफंदियार वली साहब ने सवाल भी उठाया। ऐसा क्यों है? क्या शहबाज शरीफ साहब वाकई ऑन ग्राउंड मैनेज कर चुके हैं अपने बयानी और अपने नजरिए को? क्या नवाज शरीफ साहब का नजरिया जो है वो अपनी जमात के अंदर ही गैर मकबूल हो चुका है? अब ये पहला उसका हमें टेस्ट केस दिखाई दे रहा है। इसके हवाले से भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले नाज़रीन, इस हुकूमत में आते ही शेख रशीद साहब को रेलवे का कलम दिया गया। उसके साथ छोटे बड़े 74 वाकयात जो हैं वो ट्रेन एक्सीडेंट्स के अभी तक हो चुके हैं। वो अभी भी कहते हैं मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं, मगर जो प्रेसिडेंट इमरान खान साहब ने सेट किया था इंक्लूडिंग शेख रशीद साहब के ऊपर भी मालूम पड़ता है कि एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया जा रहा है। पहले खसूसी रिपोर्ट देखिए। आज सुबह सवेरे कराची से रावलपिंडी आने वाली तेज गाम होलनाक हादसे का शिकार हो गई। लियाकतपुर के करीब ट्रेन की बोगियों में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते 73 मुसाफिर जलकर कोयला बन गए। हुकूमत की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा गैस सिलेंडर के फटने की वजह से पेश आया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा रेलवे इंतजामिया की गलती से नहीं, मुसाफिरों की लापरवाही का नतीजा है, मगर एनी शाहिदीन हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट करार दे रहे हैं। पंखा में शॉर्ट सर्किट था, वो 3-4 दिन से था और शॉर्ट सर्किट हुआ है। पंखा गिरा नीचे, उससे आग भड़की है और इतनी तेजी से आग भड़की है। उसके बावजूद जो है ट्रेन चलती रही है, कोई अमला नहीं था, कोई पुरसाने हल नहीं था, ठीक है ना। और जो उनकी जंजीर होती है, मतलब चेन होती है, वो भी काम नहीं कर रही थी। पाकिस्तान में ट्रेन के हादसे अब एक मामूल सा बन गया है। साल 2018 में 74 हादसा हुए, 54 की इंक्वायरी भी मुकम्मल हुई, मगर कोई बरतरफ हुआ न ही किसी ने इस्तीफा दिया। वजारत रेलवे की जून में कौमी असम्बली में पेश करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 11 माह के दौरान ट्रेन के 74 हादसा हुए और गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 384 हादसे पेश आए और इन हादसा में सैकड़ों लोग जाँ बहक हो गए। तब खान साहब रेलवे के वजीर से इस्तीफे का मुतालबा बबांगे दोहल किया करते थे। रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है। क्या आज के अलमनाक हादसे में 73 जिंदगियों के लुकमाए अजल बन जाने पर वजीर आजम उस वजीर रेलवे से इस्तीफा तलब करेंगे जिनके जमीर पर अभी बोझ नहीं पड़ा? जब मेरे जमीर पे बोझ हुआ, मैं आपकी ख्वाहिश पर पूरा उतरूंगा। ताज्जुब ये नहीं कि हादसा के जिम्मेदार अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। हैरत तो ये है कि हर हादसे का मुजरम ट्रैक, फाटक, सिग्नल, जाँ बहक होने वाला ड्राइवर, धुंध या फिर गैस सिलेंडर ठहरता है। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। नाज़रीन, ये ना स्कैनिंग मशीन्स काम कर रही हैं आपके रेलवे के अड्डों के ऊपर और ना ही खबरें आ रही हैं कि ना ही उधर एसीज मौजूद हैं, ना ही वो अमला और रिसोर्सेज मौजूद हैं जो चेक कर सकें कि लोग क्या सामान अंदर लेके जा रहे हैं। और बदकिस्मती से ये सादिकाबाद के एक्सीडेंट के बाद इमरान खान साहब ने वही दुख भरी ट्वीट की थी और हदायत दी थी और कहा था कि रेलवे मिनिस्टर को इमरजेंसी इकदाम लेने के हवाले से कह दिया गया है कि वो दिहाइयों के ऊपर जो नेग्लेक्ट है दिहाइयों की और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब हुआ हुआ है उसको बेहतर करें और इंश्योर करें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। ये जुलाई की बात है और आज इसके बाद ये इतना बड़ा साने
यहाँ रूनुमा होता है। जिस तरह आपको बताया, छोटे बड़े 74 बड़े वाकयात हो चुके हैं शेख रशीद साहब के अंडर। क्यों नहीं सही तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डाली जाती, क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी की जाती, जबकि यही बैनर था, यही नारा था तहरीक इंसाफ का। इससे आगाज करेंगे, फिर आजादी मार्च की तरफ भी आएंगे। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असेंबली हैं तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ अताड़त साहब भी मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो से PMLN के तर्जुमान हैं। हमारे साथ कामरान मुर्तजा साहब भी मौजूद होंगे JUI फेस से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अली मोहम्मद साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर, फरमाइएगा कि अभी हमने दिखाया भी रिपोर्ट में, इमरान खान साहब बड़े क्लियर थे कि किस तरह पूरी दुनिया के अंदर जब इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं फौरी तौर पे इस्तीफे दे दिए जाते हैं, और क्या जमहूरी रवायात जो हैं हमको फॉलो करनी है, क्यों नहीं उन पे अमल दरामद हो रहा, जबकि शेख रशीद साहब के अपने जमीर पे भी बोझ नहीं है। इतने इंसिडेंट्स के बावजूद कोई बेहतरी भी दिखाई नहीं दे रही, और इस तरह का सानेहा जिधर 70 से जायद लोगों का जानी नुकसान हो गया है और मुतअद्दिद लोग जख्मी हैं अभी भी, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि ना इस्तीफे की बात होती है, ना अर्जेंसी वो दिखाई जाती है। अगेन 2-3 दिन गुजरेंगे, शोर मचेगा, एंड दिस विल ऑल्सो डाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोसनाक एक हादसा और हुआ, बहुत दुख है हम सबको, आपको भी है, जाहिर है हम सबको होना चाहिए। और बहुत एक इस लिहाज से भी अफसोस की बात है कि वो निज़ाम जो अंग्रेज़ हमें दे गया, 70 साल बाद भी आज हम इस सूरत हाल में हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अपॉलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी गलती है, दोज हेड शुड रोल, कि अगर नीचे से लेके ऊपर तक जिसकी गलती है, चाहे वजीर के लेवल तक हो, उनसे फिर पूछताछ भी होनी चाहिए, उनको अपना जो है एक हिसाब किताब देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इसके मेरे ख्याल में जो लाइबिलिटी है वो भी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि शेख रशीद साहब शायद बेहतर पोजीशन में है क्योंकि वो इसके मिनिस्टर हैं, उनको ज़्यादा पता है। लेकिन जो मैंने मीडिया में पढ़ा है और जो उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी कुछ पॉइंट्स देखे मीडिया में, वो यही है कि लाइबिलिटी जो है फिलहाल तो उनकी तरफ से ये है कि जो हजरात जा रहे थे तबलीग में, तो उनके कोई जो गैस सिलेंडर्स हैं उनकी तरफ एक इशारा है कि वहाँ कोई नुकसान उधर से जो है वो फैला है। लेकिन बहरहाल आपका जो पॉइंट है वो भी बड़ा पर्टिनेंट है। गैस सिलेंडर चेक क्यों नहीं हुआ, चूल्हे लेके जा रहे थे, चेक क्यों नहीं हुआ? इधर मसला तो ये है ना सर, अब आपके कैंट स्टेशन के ऊपर भी देखें तो स्कैनिंग मशीन काम नहीं कर रही, उधर कहते हैं AC नहीं लगाया जा सक रहा हमसे, और ये तो मुतअद्दिद ऐसे और स्टेशन होंगे जिधर ना अमला मौजूद है, ना स्कैनिंग मशीन मौजूद है, ना वो रिसोर्सेज हैं। तो ये तो फिर इस तरह देखा जाए तो कोई कुछ भी लेके जा सकता है ट्रेन के अंदर। देखें, ये जो आपने अभी इब्तिदाइया में भी बात की और दोबारा अभी आपने रिपीट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि क्या जो महदूद रिसोर्सेज में रेलवे चल रही है या जो हमें वो दी गई, वो फिर वो दोबारा बात आएगी, आप कहेंगे कि आप किश्तों पे डालें। कि सवाल ये ज़रूर है कि क्या रेलवे में इस वक्त इस्तिताअत है कि हर रेलवे स्टेशन पे स्कैनर्स मौजूद हों, हर जगह वो चेकिंग हो? उसकी पोजीशन तो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद अभी तक उस लेवल तक हम इसको नहीं पहुंचा सके कि हम हर एक बोगी और हर एक रेलवे स्टेशन में हर एक डब्बे को जो है वो इस तरह से वो चेक कर सकें। होना वो चेक जरूर चाहिए, क्योंकि अगर सिलेंडर जा सकता है तो इसका मतलब है कि फिर कोई बॉम्ब वगैरह भी जा सकता है, कोई सैबोटाज एक्टिविटी भी हो सकती है। एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल टास्क है, शेख साहब के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। शेख रशीद साहब को मेरी दुआएं भी हैं, मेरी गुड विशेस भी हैं। उनका ये शायद दूसरा टर्म है रेलवे में, लेकिन उनको बहुत बड़ा एक ऐसी चीज विरसे में मिली है जो आपने माजी में देखा है कि इस रेल की वजीरों के लेवल पे इसकी पटड़ियां और इसका सामान तक बेचा गया है। लेकिन ये कोई डिफेंस नहीं है, हमें चाहिए कि हम इसको ठीक करें, लेकिन लाइबिलिटी फिक्स हो। अगर वजीर के लेवल पे वो एक इशू है, जिस तरह शेख साहब ने शायद अभी बात आपने सुनाई भी है कि वो कह रहे हैं कि मेरे ज़मीर पे बोझ नहीं है, तो अगर उनके कहने का मतलब ये है कि वो ये नहीं समझते कि उनकी अपनी किसी गलती की वजह से ये हुआ है, तो फिर ठीक है अगर वो ये बात करते हैं, क्योंकि ज़मीर का तो फिर इंसान खुद जवाबदेह है। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि जिस तरह खान साहब ने उनको कहा है और शेख साहब ने भी ये बात की है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी तहकीकात होंगी, लेकिन इसकी तहकीकात को फिर मैं समझता हूँ कि मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह पहुंचाया भी जाएगा।
देखिए अता तारर साहब, क्या इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को अलग-अलग भी होना चाहिए, यानी कि क्या वही हुक्काम इन्वेस्टिगेट करें तो क्या आप काबिल कबूल होगी आपके लिए इन्वेस्टिगेशन? इस काबीना के अंदर किसी वजीर के ज़मीर पे बोझ नहीं, किसी वजीर ने जान अल्लाह को देनी है, मगर हम बाय एंड लार्ज देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं डाली जाती या नहीं हमें बताया जाता या नहीं अकाउंटेबल किया जाता अपने वज़रा को। क्यों ऐसा हो रहा है? और क्या आपको लगता है कि साद रफीक साहब ने अपने तई काफी टर्न अराउंड किया था रेलवे को? मैंने जब शेख रशीद साहब से इंटरव्यूज में कई बार कोशिश की है रेलवे के हवाले से सवाल पूछने की, और वो अपसेट हो जाते हैं, वो नहीं, ज्यादातर अवॉइड करते हैं रेलवे के ऊपर सवालात को, ही प्रिफर्स पॉलिटिकल इंटरव्यूज। सो डू यू थिंक कि उनका एक लंबा जो एक रिश्ता इमरान खान साहब से रहा है, उनकी जो सर्विसेज भी रही हैं तहरीक इंसाफ के लिए अनकंडीशनल, क्या ये भी आड़े आएंगी इमरान खान साहब के बड़ा फैसला करते हुए? बहुत शुक्रिया महर साहिबा। पहले तो ये कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और 74 कीमती जानें इसमें ज़ाया हुई, इस पे बहुत ही अफसोस है। और जितना भी इसको कंडेम किया जाए, इस वाक़े को लापरवाही जो है वो हुकाम की होती है। देखिए, किसी भी सर्विस को आप अवेल करें, आप एयरलाइन हो, रेलवे की सर्विस हो, उसके सेफ्टी फीचर्स की इन्फोर्समेंट, एक SOPs है ना पूरी दुनिया में, सेफ्टी फीचर्स की इन्फोर्समेंट हुक्काम की जिम्मेदारी होती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक जहाज़ पे चढ़ें और वहाँ पे आप कोई ऐसी चीज़ ले जाएं जो वॉलेटाइल हो और उसके बाद वहाँ पे कोई हादसा हो तो आप कहें जी मुसाफिर लेके आया था, ये इसकी गलती है। यू सी, सेफ्टी फीचर्स जब तक जो हैं वो इन्फोर्स नहीं होंगे, उसकी चेकिंग नहीं होगी, तो जिम्मेदारी बेचारे मुसाफिरों पे कैसे डाली जा सकती है? मैं इसकी भी मजम्मत करना चाहता हूँ। काबिल अफसोस अमर है कि बेचारे जो इस दुनिया से चले गए उन पर जिम्मेदारी आयद की जा रही है। नंबर 2, हमें रेलवे के बजट को देखना होगा, और मैं बड़े वसूख से आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे दौर में जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसको PSDP कहते हैं, और मैंने ख्वाजा साद रफीक साहब को अपनी मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर से लड़ते हुए देखा उसके इंक्रीज़ के लिए। वो नई लोकोमोटिव्स की प्रोक्योरमेंट कर रहे थे, वो ई सिग्नलिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन चाह रहे थे, और उन्होंने रेलवे के लिए बहुत काम किया और बड़ी ही लगन के साथ और मेहनत के साथ किया। मैं ब्रेक से पहले अली साहब आपसे भी ये पूछना चाह रही हूँ, कॉल और फेल का तजाद, जिसको अब यू टर्न भी कहा जाता है लेटेस्ट लिंगो के अंदर, आपको लगता है बहैसियत मेंबर ऑफ द कैबिनेट, पार्ट ऑफ इमरान खान टीम, एक इंसाफियन नजरियाती कारकुन उनके, दैट शेख रशीद शुड बी सैक्ड इमीडिएटली? देखिए, मैं नहीं समझता कि जब तक, प्लीज बी एम आउट फॉर फुल, कि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना हो कि गलती किस लेवल पे है, आप इस तरह किसी को उठा के सैक करते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे शेख रशीद साहब से कोई बहुत ज्यादा प्यार है या मैं अपने कैबिनेट खान साहब ने स्टैंडर्ड सेट किया था ना अली साहब। एक बात सुन लेना पहले, मैं ये समझता हूं कि सजा उसको दें जिसकी गलती है। नंबर 1, क्या पॉलिसी लेवल पे गलती है या इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे गलती है या फैसिलिटीज प्रोवाइड ही नहीं की गई थी और वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे गलती है। लेकिन एक सवाल यहां पे मैं जरूर अपने भाई से रखना चाहूंगा, ये बात कहते हुए कि जिसकी ये गलती है उसकी गलती से 70 से ज्यादा जाने गई हैं, 70 से ज्यादा खानदान जो हैं वो उजड़े हैं, और दुख उन्हीं को है जिनके प्यारे इसमें जल के राख हुए हैं। बहुत सौ की तो शायद पहचान ही मुश्किल है। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे ये जरूर बनता है कि शेख रशीद साहब को जो ये लोकोमोटिव और सारा जो मिला है, रेलवे का जो पूरा सिस्टम मिला है, मेरा सवाल मेरे भाई से ये है कि एक इदारा जब आप बना लेते हैं, अगर एक पांव पे खड़ा कर देते हैं, 5 साल आपको मिले, उससे पहले पीपल्स पार्टी और चलता रहा सिलसिला, जब एक इदारा बन जाता है तो क्या शेख रशीद साहब या कोई भी हुकूमत आके इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे सकती है कि 1 साल में उसको तबाह कर दें? क्या जब आपने उसको छोड़ा, उस लेवल पे छोड़ा कि एक ऐसा एक इदारा था जिसमें आपने इदारा जाती सारे चेक्स और सारा उसका सिस्टम इतना डेवलप कर लिया था कि एक सिस्टम चल रहा था, कोई भी जो दुनिया की आप मिसालें मुझे दे रहे हैं, दुनिया का कोई भी मुस्तनद ऑर्गेनाइजेशन, चाहे रेलवे हो, चाहे उसका कोई एयरफोर्स हो, चाहे उसका कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस का हो या कोई लोकोमोटिव सिस्टम हो, आप जब एक बार उसको सिस्टम को खड़ा कर देते हैं तो शख्सियात के आने जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता, वो सिस्टम खुद ही वर्क करता है। तो आपने साद रफीक साहब का बताया, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन किस लेवल तक लेके गए कि ना जो है रेलवे क्रॉसिंग जो है मैन हैंडल्ड है, उसमें चले मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें सर, ठीक है। तो आप भी अपने आप से जमीर पे सवाल करें कि क्या आपके जमीर पे बोझ है
کہ ریلوے کو کس میں رسپونڈ کروں گا جی, آپ بریک سے واپس آ جائیں, میں رسپونڈ کروں گا جی. میں ایک وقفہ لے لوں گا, حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین, آپ کو تازہ ترین خبر دیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے قافلے کے سمیت بحریہ ٹاؤن کراس کر چکے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر بعد وہ H9 پارک میں پہنچ جائیں گے. ہمارے ساتھ کامران مرتضی صاحب بھی موجود ہیں. کامران صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائیے گا کہ ابھی آپ کہاں موجود ہیں اور کیا آپ استقبال کریں گے مولانا صاحب کا, اور اگر آپ پنڈال کے قریب ہی ہیں تو ادھر کتنے لوگ موجود ہیں؟ میں پنڈال کے قریب ہوں, اس وقت جلسہ گاہ میں ہوں اور یہاں تقریباً جو ہے وہ کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ شاید لوگ موجود ہیں. اچھا. اور باقی لوگ جو ہے وہ ابھی تک قافلے جو ہے وہ پہنچے نہیں ہیں, وہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے 1 آدھے گھنٹے تک یا 20 منٹ تک. ایک قافلہ ہمارا بحریہ ٹاؤن کراس کر گیا ہوا ہے, دوسرا قافلہ جو ہے وہ اس سے پیچھے ہے اور تیسرا موٹر وے پہ ہے. یہ 3 قافلے تو جن کے بارے میں مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے, اور باقی قافلے جو ہے نا وہ پھر آس پاس سے آتے ہیں. آپ کو پشاور کے قافلے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں؟ ایک بحریہ ٹاؤن والا قافلہ جو ہے وہ کراس کرنے کی اطلاع میں موصول ہوئی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراس کر گیا ہے. ایک دورانی صاحب کی قیادت میں ہے اور ایک کوئٹہ سے آنے والا وہ اس سے پیچھے ہے. اچھا. اور کامران صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ اس سے پہلے پچھلے 24 گھنٹے میں مختلف خبریں آ رہی تھیں کہ 1 دن بیٹھیں گے, 2 دن بیٹھیں گے, زیادہ دیر نہ بیٹھیں, مگر مولانا نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ اب لڑ کے بھی استعفیٰ لینا پڑا تو لیں گے, ہم اپنے تئیں اسلام آباد میں مہلت دے رہے ہیں اس حکومت کو, سموتھلی جانا چاہتے ہیں اور سموتھلی استعفیٰ لینا چاہتے ہیں, یہ لڑ کے بھی لینا پڑا تو لیں گے, اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے, اس میں یہ تاریخ ہے اور تحریک میں ہر دن جو ہر آنے والا دن ہوگا اس میں معاملات میں مزید سختی پیدا ہوتی جائے گی. تو یہ بہتر ہے, عمران خان صاحب نے خود کمٹمنٹ کی تھی کہ اگر 20-25 ہزار لوگ بھی آ گئے تو وہ ہم استعفیٰ دے دیں گے. تو وہ اگر ان کو جو ہے نا اس سے بہت زیادہ لوگ اس وقت جو ابھی تک قافلے نہیں پہنچے, اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہے ان کو جلسہ گاہ میں نظر آ جائیں گے جو ریسیپشن کے لیے بیٹھے ہیں. تو وہ ان کو دیکھ کے اگر ریزائن کر دے تو میرا خیال ہے ان کے لیے سب سے اچھا ہے. اچھا کامران صاحب اسٹے ود می. علی صاحب یہ بات آپ نے سنی ہوگی, ہم نے استعفیٰ لڑ کے لینا ہے اور میرے اختیار سے باہر ہو جائے گی سچویشن اگلے چند دنوں میں, آئی تھنک غالباً 3 دن کا بھی کہا ہے, اور عوام فیصلہ کرے گی کہ ڈی چوک یا شارع دستور جانا ہے کہ نہیں جانا. تو اگر یہ ٹیمپو اس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے اور 1 لاکھ لوگ کامران صاحب کہہ رہے ہیں ویسے ہی ابھی پنڈال میں موجود ہیں اور 3 قافلے ابھی ان کی معلومات کے مطابق پہنچنے جا رہے ہیں اور لارج نمبرز کے اندر یہ سویل کر جاتا ہے, تو آپ کی حکومت نے اس حوالے سے اپنی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ دیکھیں, اسٹریٹجی تو بڑی سمپل ہے. آپ کو وہ بھی وقت یاد ہوگا جب ہم آئے اور ہمارے وزیر اعلیٰ پہ جو شیلنگ ہوئی, جو ہمارے کارکنوں پہ گولیاں چلائی گئیں اور جو ہمارے ساتھ رویہ روا رکھا گیا کہ ایک صوبے کے ایک آئینی عہدیدار چیف ایگزیکٹو ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا کیا گیا. وہ یہاں کوئی ٹینکوں کے ساتھ آ رہے تھے, کوئی بم بارود ساتھ لا رہے تھے, کوئی دھماکہ کرنے آ رہے تھے. جو ہمارے وزیر اعلیٰ, اس کی کابینہ, وزراء, پورے ہمارے کارکنوں وہاں سے جو پختونخوا سے آ رہے تھے ان کے ساتھ جو کیا گیا, everybody was witness to that. اور اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کے گھر کے گرد پولیس ڈالی گئی, ایک بندے کو نکلنے کی جو ہے اجازت نہ تھی. آج پاکستان کا یہ پہلی حکومت ہے جہاں اس کے خلاف ایک مارچ ہو رہا ہے, اور آپ مجھے بتائیں کہاں پہ کسی کو روکا گیا ہے. ان کہا کہ آئیں احتجاج کریں, nobody is stopping them. لیکن اس میں ہم ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے, ایک چیز میں نہیں کر سکتے, چونکہ بغیر نظریے کے سارے نکلے ہیں, کوئی میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے. تو جو ان کے بیچ میں مخاصمت ہے, جو ان میں رقابت ہے اپوزیشن کی جماعتوں میں, مولانا کا لشکر تو نظریاتی لحاظ سے بڑا کمیٹڈ ہے, یہ مولانا کا کہنا ہے. سر آپ حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کے مابین جو اس پہ بھی بحث ہو سکتی اور اس پہ میں بات کروں گا بھی. لیکن اتنا میں بتا دوں کہ ان کے جو سٹیج پہ بھی آپ نے تھوڑا سا اٹرنس سنی ہوگی اسفندیار ولی صاحب کی, جو وہ گفتگو کر رہے تھے, وہ پشتو میں تھی. مجھ میں ہمت نہیں ہے اس کا ترجمہ کرنے کی, کسی سے کروا کے آپ
समझ लीजिएगा कि वो क्या कह रहे थे। ये अता तारड़ साहब, जिसका इशारा भी अली साहब भी कर रहे हैं कि अब अपने ऑपोजिशन पार्टीज के अपने दरमियान भी बड़ी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। क्या पीएमएलएन ने आज जलसा मंसूख करने का ऐलान करने से पहले JUIF से, ANP से, दीगर सियासी जमातों से राब्ता किया था? महर साहिबा, देखिए, मैं सारे सिलसिले को मॉनिटर कर रहा था। हमारी जो रहबर कमेटी के मेंबर हैं एहसन इकबाल साहब, उनका अकरम दुरानी साहब से राब्ता हुआ, और अगर आप दोनों के बयानात देखें तो उनके बयानात में फ़र्क कोई नहीं है। इनिशियली हमारा ये ख्याल था कि जलसा आज शाम को या आज रात को जो है वो मुनक्कद होगा, मगर जब अकरम दुरानी साहब का राब्ता हुआ एहसन इकबाल साहब से, उसमें हमें ये पता लगा कि मौलाना बहुत लेट पहुंचेंगे और इरादा ये बन रहा है कि लोगों को इकट्ठे होते हुए और ये रश को एक जगह पे कल्मिनेट करते हुए कल दोपहर हो जाएगी। तो इसलिए कल बाद नमाज जुम्मा जो है वो मरकजी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। उस वक्त अकरम दुरानी साहब का मौलाना साहब से थोड़ी देर के लिए राब्ता मुनक़ता हुआ, बिकॉज ये इंटरनेट सर्विस भी बंद है कई जगहों पे और मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी भी इफेक्ट हुई थी। तो वो वक्ती तौर पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन प्रेवलेंट थी, बट वो बिल्कुल क्लियर हो गई और हमारे काफिले जो हैं वो रवा दवा हैं, इस आज़ादी मार्च में शरीक हैं। आपके कौन से काफिले हैं सर? पंजाब के अंदर तो रुस्वा किया आपने मौलाना साहब को, कोई बाहर नहीं निकला, शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंच सके। मैं आपको अर्ज करता हूँ, किसकी क़यादत में कहाँ से आ रहे हैं? मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं आपको सादिकाबाद से शुरू करूंगा और तोड़ आगे रूट तक लेके जाऊंगा। देखिए, सादिकाबाद से वो एंटर हुए और फिर थ्रू बहावलपुर, आपको अगर मैं इमेजेस दिखाऊं तो जिस तरह का वेलकम उनको मिला और हमारे लोग उनके साथ चले, और शादरा के मकाम पे लाहौर से बिल्कुल लाहौर की जो बिल्कुल बाउंड्री है वहाँ उनका खिताब करने का प्रोग्राम नहीं था, मगर लोगों की कसीर तादाद देख के उन्होंने वहाँ पे खिताब किया। तो मौलाना साहब ने अपने तय ये ऐलान किया जलसे के अंदर कि हमारे दोस्तों के कुछ हालात भी ऐसे हैं कि वो नहीं आ सकते। नहीं, देखिए, मैं मेहर साहिबा आपको ऑफिशियली कंफर्म करना चाहता हूँ कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हैं कल मौलाना साहब के साथ आपको कंटेनर पे नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी खबर भी है सर, मगर क्या उसके बयान भी नजर आएंगे या एक तकरीर करके चले जाएंगे उसके बाद? देखिए, हमारे काफिले रवा दवा भी हैं और हमारा एक कंट्रोल रूम, हमारा लाहौर में एक कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश हुआ है जिसके तहत काफिलों की मूवमेंट को भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। और कल आप देखेंगे कि जलसा गाह के अंदर चारों तरफ से, KPK से, हमारे इधर पंजाब से, हर तरफ से हमारे काफिले पहुंचेंगे। आई कैन टेल यू द नंबर्स बिकॉज हमने बड़ी टारगेटेड और बड़ा हमने ऑर्गेनाइज्ड काम इस दफा किया है और मुस्लिम लीग ने पहली दफा डिविजनल सतह पे अपने सदूर बनाए हैं। और जो हमारा कंट्रोल रूम लाहौर में मौजूद है उसमें मैं आज खुद भी 1 घंटा जाके बैठा एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात के। तो इंशाल्लाह कसीर तादाद कल आपको नजर आएगी। वी हैव गिवन आवर टारगेट्स, हमारे लोग कमिटेड हैं, हमारे लोग हर सूरत पहुंचेंगे। अब थोड़ा सा जो ये आईनी तरीकेकार पे बात हो रही थी, तो इमरान खान साहब के फरमूदात जो 2014 के धरनों के थे, मैं याद कराना चाहता हूं। वो एक गैदरिंग को एड्रेस करते हुए उन्होंने फरमाया था कि इससे आधे लोग भी आ जाएं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर उन्होंने गो इमरान गो कह दिया। तो मैं याद दिलाना सिर्फ चाहता हूं, आईना दिखाना चाहता हूं कि आप का जो कॉलो फेल के तजाद वाली बात है, ये उससे आधे नहीं, उससे कम से कम 2 गुना ज्यादा लोग आ रहे हैं और ये गो न्याजी गो कहते हुए आ रहे हैं। तो आप अपने कॉल की पासदारी कीजिए। जो आपने कहा था कि इससे आधे लोग कहे तो मैं घर चला जाऊंगा, और घर चले जाएंगे। कॉल की पासदारी पे जरूर बात करते हैं, बिकॉज यही सवाल आपको बार बार आएगा। अली साहब, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद कामरान साहब से पूछना है। जो अली भाई भी कह रहे हैं कि ये किस क्लैशनकॉफ, डंडे, बंदूकें, ये क्या लेकर आएंगे, जो कह रहे हैं कि भाई लड़ के लेंगे हम इस्तीफा। ये लड़ के लेने से क्या मुराद है? साथ ये इख्तियार से बाहर हो गया तो क्या कहा जा रहा है कि यानी कि एक लश्कर, एक ग्रोह लाया जाएगा और उसके बाद उन्हें मादर पितर आजाद छोड़ दिया जाएगा दारुल हुकूमत में? एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। कामरान साहब, ये फरमाइएगा कि मौलाना साहब कहते हैं कि मामलात मेरे हाथ से बाहर निकल गए हैं और 3 दिन के बाद अवाम भी फैसला करेगी, तो ये तो एक खुली धमकी है सर। तो अगर मुआहिदे की पासदारी ना की गई तो आज मुज़ाकराती कमेटी से हमारा मिलना हुआ, सहाफियों को बुलाया हुआ था, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि एक रेड लाइन है और उससे एक कदम भी बाहर रखा गया तो कानून हरकत में आएगा, विच कुड मीन अरेस्ट और वट एवर इट एंटेल्स। तो सर ये बताइएगा, आप कानून भी समझते हैं, आप ये दोनों तो खुला तजाद है इन बयानात में ना, कि पुरअमन भी रहेंगे और अवाम मेरे कंट्रोल में भी नहीं, यानी कि एक काफिला, एक हजूम है जिसको मादर पितर आजाद छोड़ दिया जाएगा इधर।
دیکھیے ہماری کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہیں گے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم احتجاج کو اپنے آگے بڑھائیں گے، مگر اگر قانون کو حکومت کی طرف سے توڑنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کے نتائج بھی حکومت کے ذمہ ہوں گے۔ حکومت کی طرف سے کس طرح توڑنے کی صورت آپ کے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے احتجاج میرا حق ہے، بالکل احتجاج کا حق جو ہے آرٹیکل 16 میں مجھے دستور نے دیا ہے۔ اگر کسی قسم کی بھی مداخلت کی گئی میرے احتجاج کے حق میں تو پھر اس کی ذمہ داری بھی حکومت کی اپنے اوپر ہوگی۔ یہ علی صاحب، آج وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا، انہوں نے مولانا کو اسلام آباد میں داخل ہونے دینے کے انٹری دے کر رسک لیا ہے، تو کہیں آپ کو خدشہ ہے کہ یہ معاہدے کی پاسداری جو ہے یہ شاید نہ بھی کریں، یہ ایک رسک ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے مولانا صاحب از اے سیزنڈ کسٹمر، جتنی اس وقت پریزنٹ لاٹ ہے اس میں شاید سینئر ترین سیاستدان وہی خود ہی ہیں۔ میرا نہیں خیال وہ چاہیں گے کہ اپنی سیاست کے اس آخری لمحات میں، کیونکہ ظاہر ہے بہت عرصہ سیاست انہوں نے کر لیا، اللہ ان کو زندگی دے، لیکن ایک ایج آتی ہے جب آپ ایک بہت میچور ایج کی طرف جاتے ہیں، وہ چاہیں گے کہ ان پہ کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی کے الزامات لگیں، ان کو کوئی قانون توڑنے کے الزامات لگیں، ان پہ کوئی ایسے الزامات لگیں جو ایک سیاستدان نہیں چاہتا۔ یعنی کہ یہاں پہ سر انہوں نے کہا ہے ہم ناموس رسالت کی حفاظت اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے نکلے ہیں اور یہ استعفیٰ لڑ کے بھی لیں گے۔ یہاں پہ میری دو باتیں دیکھیں، اس طرح نہ کریں مولانا فضل الرحمان صاحب، سچی بات کریں اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاست کے لیے یوز نہ کریں۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر سب نے، پاکستانی قوم میں، پوری دنیا مسلمانوں میں سب سے اونچی کسی کی آواز سنائی دی ہے ماضی قریب میں، وہ عمران خان صاحب ہے، جنہوں نے جا کے امریکہ میں ناموس رسالت کا کیس لڑا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ ناموس رسالت کیوں مسلمانوں کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ وہ اہم ہے۔ لیکن انہی مولانا صاحب سے میرا سوال ہے، آپ بے شک کر لیجیے میری وساطت سے، یا میں کسی پروگرام میں خود بھی کر لوں گا۔ اسمبلی میں جب میں نے اس پہ بات کی تھی تو وہ مسکرائے تھے، جب میں نے کہا تھا کہ یہ مذاق کی بات نہیں، بڑی سنجیدہ بات ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کے اتحادی، ان کی جس حکومت میں وہ تھے، نواز شریف صاحب کی حکومت میں، جب ختم نبوت کے حلف میں ترمیم ہوئی اور ہم سب نے اس پہ احتجاج کیا، شیخ رشید صاحب وہ شخص جو سب سے پہلے انہوں نے اس کو نشاندہی کی، میں نے بھی اس پہ اسمبلی میں بات کی، اس حکومت کا یہ ممبر بھی شامل تھے اس میں احتجاج کیا تھا، کیا اس وقت انہوں نے کوئی ملین مارچ کیا تھا؟ کیا اس وقت انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دیا تھا؟ کیا اس وقت انہوں نے نواز شریف صاحب کو اسمبلی کے فلور پہ اتنا ہی کہا تھا کہ ختم نبوت کے حلف میں ترمیم جو ہے اس کو ہم نہیں مانتے، اگر آپ نہیں اس کو ٹھیک کریں گے ہم حکومت چھوڑ دیں گے؟ تو چھوڑیں اس بات پہ، اس پہ اگر سیاست کریں گے تو آپ کا سیاسی نام و نشان اللہ ختم کر دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کی بقا کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھی فضل الرحمان صاحب، جب سے آپ نے یہ مارچ کا ڈول ڈالا ہے کشمیر سے سارا فوکس ہٹ گیا ہے۔ آج لداخ میں ان کا لیفٹننٹ جو ہے وہ گورنر، اس نے اوتھ لیا ہے ہندوستان نے، اس نے لداخ کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی ناپاک جو ہے اس نے کوشش کی ہے، اس کی حیت چینج کر دی ہے، اس نے حیت چینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی وجہ سے جو کشمیر سے فوکس ہٹا ہے وہ کس کی خدمت آپ کر رہے ہیں؟ چلیں یہ مولانا صاحب سے انشاءاللہ انٹرویو کر کے ضرور پوچھیں گے۔ عطا طاہر صاحب، آخری سوال آپ سے ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بھی عمران خان صاحب کے استعفے کے اوپر اتنی ہی شدت سے یقین کرتی ہے پی ایم ایل این جس طرح مولانا صاحب کرتے ہیں، کہ لڑ کے بھی لینا پڑا تو لڑ کے لیں گے؟ دیکھیے اب عمران خان صاحب کے پاس انشاءاللہ چارہ کوئی نہیں رہے گا استعفیٰ دینے کے علاوہ۔ علی صاحب نے بات کی شروع میں کہ ہمیں جو چیزیں دی گئیں وہ تباہ کن تھی، یہ بات نہیں ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تباہ کی ہے، آپ نے معیشت تباہ کی ہے، ہم زیرو لوڈ شیڈنگ پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ سر مجھے استعفے کا بتائیے گا، میرے پاس وقت کم ہے ذرا پلیز۔ جی دیکھیے ہم اس پہ بالکل کلیئر ہیں، اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے اور عمران خان صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ ہر صورت آنا چاہیے، ہماری پارٹی بھی مولانا صاحب کے ساتھ اس پہ کھڑی ہے۔ جی اچھا، بہت بہت شکریہ۔ تو یعنی کہ یو ٹرن صرف حکومت وقت عمران خان صاحب نہیں لیتے، مولانا نے بھی لیا ہے، جو انتظامیہ کو حرکت میں آتے دیکھنا چاہتے تھے 2014 کے دھرنے میں، پی ایم ایل این نے بھی لیا ہے، جس کا سپریم لیڈر یہ کہتا تھا کہ 18 وزرائے اعظم جو ہے نکالے گئے ہیں، 19ویں وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے اپنا بھرپور حصہ وہ بھی ڈال رہے ہیں اس کے اندر۔ تو الحمدللہ اس امام میں سبھی ننگے ہیں، مگر اگر نہیں ہے اس چیز پوری مشق کے اندر یا پورے ملک کے اندر اگر نہیں دکھائی دے رہا تو وہ اصولوں کی اور پرنسپلز کی سیاست انفارچونیٹلی۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔